धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राहत इंदौरी एक और जहां ये कहते हैं कि सीमा पर तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। सिर्फ सीमा पर तनाव ही नहीं होता, लोगों के बीच भी तनाव पैदा किया जाता है, या कुछ लोगों से ऐसे वादे कर दिए जाते हैं या ऐसे वादों को पूरा कर दिया जाता है चुनाव के दौर पर जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं बात करने जा रहा हूं दिल्ली के इमामों को लेकर। 17 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी उनको, रोजाना धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो, लेकिन जैसे ही दिल्ली में चुनाव का डंका बजा वैसे ही केजरीवाल सरकार तो अब रही नहीं, अब तो आशीष सरकार है, मुख्यमंत्री वही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार जरूर हम कह सकते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, बाकायदा लेटर जारी कर दिया कि तमाम इमामों को उनकी बाकी तनख्वाह जो 17 महीने की है वो दे दी जाएगी। सवाल यहां पैदा होता है क्या चुनाव के बाद भी फिर से एक बार तनख्वाह पाने के लिए इन लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और किसी और चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा, या ये जो समस्या लंबे समय से इनके साथ चली आ रही है ये दूर हो जाएगी। एक सवाल ये भी आपके जहन में आना चाहिए कि आखिर आम आदमी पार्टी आने के बाद ही दिल्ली के जो इमाम हैं वो तनख्वाह को लेकर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? पहले क्या कोई और व्यवस्था थी, कोई और सिस्टम था जिसके चलते उनको आसानी से अपनी तनख्वाहें वगैरह मिल जाया करती थी? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ दिल्ली के रेस कोर्स की मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। मोहम्मद हारून राही साहब उनका नाम है। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जनाब मेरा पहला सवाल ये है कि मैं इस पे आऊं कि सरकार ने आपको पैसे दे दिए, मैं समझना चाहता हूं कि पहले क्या इंतजाम हुआ करता था आप लोगों की सैलरी का, और आम आदमी पार्टी आने के बाद किस तरीके से व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं, आप थोड़ा अगर बता पाए। जी अकरम साहब, ऐसा है, हमारी पहली सैलरी जो आया करती थी वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है उनकी आमद से ही हमेशा आया करती थी। मैं बहुत पुराना इमाम हूँ दिल्ली के वक्फ बोर्ड का, तो बहुत पहले से यही हमारा इंतजाम था कि वक्फ बोर्ड से ही हमें तनख्वाह मिलती थी। इसके बाद में सरकार का जो निज़ाम आया, आम आदमी पार्टी आई, इन लोगों ने पता नहीं क्या मामला हुआ, इनका आपसी को मामला होगा, हमारी तनख्वाहें ग्रांट पे डाल दी गई। ठीक है, सरकार, जबकि इस बारे में हमसे कोई मशवरा नहीं हुआ था, लेकिन जब तनख्वाहें वहां डाल दी गई, ये हमारी कमी रही। हमें उस वक्त मिलकर एहतजाज दर्ज करना था, क्योंकि ये मुनासिब नहीं था कि हम तनख्वाहिया या सरकारी कहलाएं। एक इमाम साहब से ये मुनासिब नहीं था, लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी थी कि उस वक्त में जो कभी नहीं हुआ वो केजरीवाल साहब ने किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतनी ग्रांट कहीं नहीं दी गई। पहले वक्फ बोर्ड को मिलती थी, अगर कोई कमी पड़ गई, लाख 2 लाख 10 लाख, कभी 1 करोड़ की एड मिला करती थी इमदादी तौर पर। इन्होंने बाज़ाब्ता बजट पास किया और उस वक्त में 37 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने दिया, और जिसमें ये तमाम चीजें हुई। अब दुश्वारी क्या हुई जी, वक्फ बोर्ड इंतजामिया ने एक तरफ तो इमामों की सैलरी उधर डाल दी, और डालने की मजबूरी क्या बनी कि इंतजाम वक्फ बोर्ड ने मुलाजिम भर लिए वक्फ बोर्ड के अंदर ज्यादा। जी, दफ्तर में काम कर रहे थे हमारे 35-40 लोग उस वक्त से, और काम चल रहा था। लेकिन जब चेयरमैन साहब ने या इंतजामिया ने सोचा कि काम ज्यादा होगा, ज्यादा बढ़ेगा, तो उन्होंने लोग भर लिए तकरीबन 150 से भी ज्यादा। जी, अब सरकार ने ये कमी की कि सरकार ने उन 150 या 150 लोगों को मंजूरी नहीं दी। अब जब उनको मंजूरी नहीं दी तो अब पैसा उनको कहां से दे दिया? तो लगा तो लिया, लगाया, जैसे भी लगाया। तो अब इन्होंने ये फैसला लिया कि भाई इनको तो वक्फ बोर्ड की आमद जो है उसको उससे तनख्वाह दी जाए, हम इमामों को, बेवाओं को, इनको ग्रांट पे डाल दिया गया। बस वो ग्रांट पे जाना हमारी कमजोरी हुई, जिसका मैं आज एतराफ कर रहा हूं। हम इमामों की ये कमजोरी रही, हमें उस वक्त बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और ये हर कोई नहीं इतनी जो है सच्चाई के साथ और इतनी जो है दिलेरी के साथ अपनी गलती को स्वीकार कर ले, एक्सेप्ट कर ले। लेकिन यहाँ मेरा सवाल ये पैदा होता है कि आप ये बता पाएंगे कि जो पहले निजाम था वक्फ बोर्ड का, उसे कितनी आमदन हुआ करती थी, अब कितनी आमदन होती है, और ये व्यवस्था आखिर क्यों बनाई गई? ये व्यवस्था इस वजह से बनाई गई
कि आमद का जहां तक सवाल है, अभी बोर्ड जाते जाते अभी भी वक्फ बोर्ड की आमद 27 लाख के आसपास है, 30 लाख के आसपास वक्फ बोर्ड की अब माहाना जो आमद है वो इतनी है। खर्चा बोर्ड का ज्यादा है। मैं इमामों के बारे में बताऊंगा आपको, तकरीबन 50 लाख के करीब इमामों का, 47 लाख रुपए इमामों का मुशाहिरा है। अब उस वक्त में ये हालत बनी कि जब 37 करोड़ की ग्रांट आ गई, तब इस 37 करोड़ का खर्चा किस हिसाब से करें? हमारी तनख्वाह तो 7 करोड़ से ज्यादा नहीं बनती, इमामों की तनख्वाह 7 करोड़ से ज्यादा नहीं बनती। अब बाकी 30 करोड़ ग्रांट वाले, अब इन्होंने फिर व्यवस्था बनाई कि पूरी दिल्ली के इमामों को, प्राइवेट मसाजिद के इमाम मुअज्जिनों को भी तनख्वाह दी जाएगी तौर पर, मदद के तौर पर उनका भी मुशाहिरा तो 14,000 और 12,000 दिया गया। बिल्कुल, इस बिल्कुल किया, बस मामलात वहीं से बिगड़ते चले गए। बिल्कुल, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक सवाल मेरे जहन में है, उसे क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ना बेहतर होगा। आपने कहा जब तक वक्फ बोर्ड आपको सैलरी दे रहा था तो आप खुद को सरकार का नौकर नहीं मानते थे, लेकिन अब सीधे सरकार से नौकरी मिल रही है और इमाम नौकर की तरह नहीं होना चाहिए। इसकी थोड़ी वजाहत और कर दें। उसकी वजह है कि आज जिसका खाया दाना पानी उसकी करना आवादानी, तो बोलेंगे जरूर। ये अलग मुद्दा है कि सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और दिल्ली गवर्नमेंट के पास हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज भी उनके कब्जे में बहुत कुछ है। ठीक है, उन्होंने भी हमारा हक बहुत कुछ दबाया हुआ है। जो ये कहते हैं लोग कि इमामों को मुफ्त में दी जा रही है, तो ये भी सोचे कि हमारे बाप दादा की जायदाद को सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, दोनों ने, इन्होंने भी दबाया हुआ है, इन्होंने भी दबाया हुआ है। तो अब ये वजह, वहां जो भी दुश्वारियां पैदा होगी उस वक्त से होगी जब तो वक्त दफ्तर में इमाम पैसा आता था और दफ्तर में ही तकसीम होता था, वहीं के वहीं लिखत पढ़त सारे मामलात यही के यही हो जाते थे। ठीक है, अब ग्रांट पे चले गए तो ग्रांट का ज़ाब्ता अलग है। ठीक है, ग्रांट ज़ाब्ता तो सरकारी निजाम से, सिस्टम से चलेगा। ठीक है, मुझे यहाँ ये बताइए कि वक्फ बोर्ड जो आपको पहले सैलरी देता था और सरकार जो ग्रांट देकर आपको सैलरी दिलवाने लगी, क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई, कमी हुई, या जितने पैसे पहले मिलते थे उतने ही अब मिलते हैं? हमें जो पहले पैसे मिलते थे वो 10,000 रुपए थे। उसके बाद सरकार का सिस्टम चला तो 18,000 रुपए, केजरीवाल सरकार जब आई है तब जाकर अमान साहब चेयरमैन थे, उस वक्त में साहब ने ही 18,000 की शुरुआत की थी। ये 18,000 रुपए हुए थे। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, अब ये बताइए यहाँ पे कि क्या, एक पर्सनल सवाल है, मैं अलग से जाके आपसे करना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता जब से आम आदमी पार्टी सरकार बनी है तब से दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड की जायदादों पर ज्यादा कब्जे हुए हैं? कहीं पर सीआरपीएफ का कैंप बन गया है, कहीं पे जो मस्जिदें थी उनको तुड़वा दिया गया है। ये हरकतें, ये बातें ज्यादा नहीं हुई हैं? आपको नहीं लगता? आपके तजर्बे के हिसाब से पूछना चाहता हूँ। ये हुई है, ये हुई है और ज्यादा हुई है। देखो, आज आपको पता है तकरीबन 1 साल से कहीं ज्यादा हो गया, वक्फ बोर्ड तो है नहीं जी, वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड बनाओ तो सारा निजाम और सरकार के पास है जी, सारा निजाम सरकार के पास है। हम देखे तो हुए हैं, सरकार तो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, कमियां। चलिए, अब ये बताइए, आपका ये सैलरी रुकने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कब से हुआ? क्या पहली बार इतने महीने की सैलरी रुकी, या बीच बीच में भी सैलरी यहाँ रुकती रही और आप लोग प्रोटेस्ट करते रहे और उसी के बाद आपको सैलरियां मिलती रही? ये बताइए। पहले जब हमें वक्फ बोर्ड की आमद से मिलता था मुशाहिरा, तो तब इतना नहीं था, महीना 2 महीना कभी लेट हो गया। बाकी जब से का सिस्टम बना है, ये सरकार से ग्रांट का मसला बना, जब से दुश्वारियां बढ़ती चली गई, कभी कम कभी ज्यादा ऐसा हुआ है। ठीक है, सरकारी बन जाने के बाद में ये निजाम थोड़ा ज्यादा तकलीफ दे बन गया। पहले ऐसा नहीं था, होती थी रुकावट आती थी लेकिन इतने ज्यादा नहीं आती थी। और अब जो दुश्वारी बढ़ी, चूंकि वक्फ बोर्ड में चेयरमैन जब होते थे, मेंबरान होते थे, तो उनसे बात होती थी, वो खुद कोशिश करते थे। अब तो किससे कहे? नहीं तो कब से मतलब सैलरी आपकी रुकनी शुरू हुई? और बीच में जो है खबरें ये भी थी कि 5 महीने की सैलरी तो आप लोगों को दे दी गई थी। देखिए, अब जो 17 महीने की बनी है, मैं इसमें बताऊं आपको
इसमें 17 महीना में मई उससे मई 2022 से मार्च दो मई 2022 से मार्च 2023 तक की हमारी तनख्वाह 11 महीने की पहली रुकी हुई थी। ठीक है, ठीक है। मई 2022 तक मार्च 2023 तक 11 महीने की पहले ही रुकी हुई है। और अब जो बाकी थी जून, उससे जून से बाकी थी हमारी 6 महीने की, ये थी, इस तरह से 17 हुआ है। इससे पहले हमें 5-5 महीने की दी गई थी, 5 महीने की दी गई थी जून से पहले पहले। इस तरह से ये 17 महीने हुए। क्या चुनाव की वजह से आपको ये सैलरी अब दी गई है? अगर चुनाव नहीं होगा तो फिर बाद में भी आपके सामने सैलरी की समस्या बरकरार रहेगी, जैसे पिछले कई सालों से बनी हुई है, आपको ऐसा लगता है? देखिए जनाब, ये तो वो जाने, हमने जो अब कोशिश की, आपको पता है हमारा अइम्मा किराम ने वक्फ बोर्ड पर धरना भी दिया। अफसोस है कि कोई पुरसान हाल नहीं हुआ। हालांकि ऐसे मौके नहीं आने चाहिए कि इमाम तकलीफ में आए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत तकलीफ की बात है सबके लिए, हुकूमत के लिए भी और हर इंसाफ पसंद आदमी के लिए। लेकिन अनदेखा होता रहा। हम गए अब 18/11 को, 18 तारीख 11वां महीना था, आतिशी जी के पास। हालांकि पहले दरखास्त देते रहे, मिलते भी रहे वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से, सीईओ से, सबसे बात भी होती रही, लेकिन हम सीएम के पास गए 18/11 को जी, और वो बात सामने उनके रखी कि हमारा ये किया जाए, मुशायरा भी बढ़ाया जाए और हमारा सीओ मुस्तकिल किए जाए। ये हमारी पहले पुरानी मुतालबात है। अब उसके बाद में 7 दिसंबर को हम गए एलजी साहब के पास। जी, एलजी साहब को हाफिज जावेद साहब जामा इसलिए वाले, वो भी साथ में थे, उनकी क़यादत में हम गए। तो एलजी साहब ने उसी वक्त 2 ही बातें मैंने लिखी थी, उस वक्त भी 2 ही बातें लिखी थी कि हमारी पुरानी 11 महीने की जो बच रही है वो भी हमारी मिलनी चाहिए। एलजी साहब ने भी हमारी बात तवज्जो के साथ सुनी। वो दिन था शायद हफ्ता का, ऑफिसर्स कोई नहीं था, हफ्ता इतवार बीच में रहा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसे फौरी तौर पर भेज दूंगा। और हमें ये पता लगा था कि सोमवार और मंगल को उन्होंने हमारा लेटर डिवीजनल कमिश्नर को भेज दिया था। बहरहाल वो कार्रवाई वहां से उन्होंने शुरू की थी। जी, ये वहां से अब सिलसिला चला, ताखिर होने लगी तो हमारे इमाम किराम धरने पे भी आए। ताखिर हुई तो केजरीवाल साहब से भी मिलने के लोग देख गए, ताखिर होने लगी तो वहां भी गए। और अब पता ये लगा कल मुझे कि वक्फ बोर्ड पे लेटर आ गया। वक्फ बोर्ड में सारी 17 महीने का तनख्वाह का लेटर वक्फ बोर्ड में आ गया। अब आपने किस तरीके की दुश्वारियां इन 17 महीनों के दौरान आप लोगों ने उठाई हैं, कैसे तमाम चीजें चली हैं, अगर उसके बारे में भी आप कुछ बताना चाहें, बोलना चाहें? नहीं जनाब, सब जानते हैं, घर गृहस्थी सब लोग जानते हैं, अगर आमद ना हो तो किस तरह की दुश्वारियां हो जाती है। और ये इमाम है, किससे क्या कहेंगे। दुश्वारियां तो हर होती है, जैसे हर फैमिली में परेशानी होती है, अगर आमद ना हो तो खर्चे तो सामने, वो तो तकलीफ देते हैं, उसी तकलीफ से इमामों को गुजरना पड़ा है। इमामों को गुजरना, कोरोना के दौर में भी इमामों की तनख्वाह नहीं मिली थी, वहां भी बड़ी दुश्वारियों से गुजरना पड़ा। अब भी वो, अब रह गए आपका वो सवाल के क्या इलेक्शन के बाद जी, देखिए सर, ऐसा है, क्या कहें, इलाही किसे अपना बनाए, यहाँ कोई अपना नहीं मिलता, यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। आप अकरम साहब ये बताइए, हम इमाम हैं यार, हम सुबह उठते हैं, सबके लिए भलाई की दुआ करते हैं, खैर की दुआ करते हैं, रात को सोने से पहले सबके लिए खैर की दुआ करके सोते हैं। उसके बावजूद फिर ऐसे लोगों को जो सबकी खैर मांगे, उनके साथ अगर ज्यादती होती है तो बड़ा तकलीफ की बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आपने जो यह कहा है कि यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता, 17 महीने आप लोगों ने कैसे काटे होंगे आप ही लोग समझ सकते हैं। दूसरे आदमी शायद एहसास भी नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसके पास दिल है, वो कहते हैं ना कि दर्द जिनको होता है रो सकते हैं और गैर के अश्क भी दामन को भिगो सकते हैं, बस आपके पास एहसास होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तमाम चीजों पे रोशनी डाली। हमारे आपसे पहली बातचीत मुझे काफी अच्छी लगी और आप जितनी जो है क्या कहूँ ईमानदारी से अपनी बातें रखते हैं वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जरूर जुड़ूंगा। बहुत शुक्रिया।
ऐसा चंद बात है, ये और भी है। आपने जो इलेक्शन के बाद की बात कर रखी है, वो अहले सियासत का मामला है, वो अहले सियासत जाने। लेकिन सियासत हो गई, सियासत हो गई। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि अब लोगों को भी तनख्वाह देने का मसला मंदिर वालों को भी आ गया, पुजारियों को भी आ गया। हम इस्तेमाल करते हैं, हमें खुशी है, सबको दिए जाए, सबको दिए जाए। लेकिन ऐसा ना हो जैसे हमें परेशान किया जा रहा है, किसी और को परेशान किया जाए। बहुत बढ़िया। और ये सवाल मैं उठाना छोड़ दिया था मैंने जानबूझ के, हमने कहा चलो छोड़ते हैं कि भाई मंदिर के पुजारियों को भी दिया जा रहा है, सिखों के ग्रंथियों को भी दिया जा रहा है गुरुद्वारे में, तो वो सवाल मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था। लेकिन आपने वाकई में, मैं फिर सलाम करता हूँ आपके जज्बे को, एक उम्र है लेकिन आप जितनी ईमानदारी से अपनी बातें उठा रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ूंगा, मेहरबानी। एक बात अर्ज करूं आखिर में, एक बात चलते चलते आपसे फिर अर्ज कर दूं जी कि हम दुआ करेंगे, तमन्ना करेंगे वक्फ बोर्ड आए, जल्दी से जल्दी वक्फ बोर्ड आए और ऐसा कोई निजाम बने कि आमद बढ़ जाए और हमें सरकारी तनग्रांट से हटा दिया जाए, हमें वक्फ बोर्ड की आमद से तनख्वाह दी जाए, हमारी ये खुशी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कोई भी जनाब